वेलकम टू द सेशन। कल यानी कि 22 नवंबर को एनटीए नेट के राजनीतिक विज्ञान के शिफ्ट में पेपर हुए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस लेकर के मैं आपके सामने आया हूं और मेमोरी बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अपनी तरफ से लिया गया हो या फिर कहीं और से उठाया गया हो। जो पेपर में कल क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी का ये एनालिसिस है। कोशिश की गई है 55 से 60 100 में से 60 क्वेश्चन कवर करने की। तो आप लोगों को सीधे अब सेशन में लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन या कहे वन ऑफ द एक क्वेश्चन जो उसमें से था वो था मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के ऊपर। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट के ऊपर आपको टेस्ट प्रेप पर भी लेक्चर में मिल जाएगा। वुमेन राइट्स की बहुत बड़ी एडवोकेट थी और उन्होंने एक नई तरीके का विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन करके जो है उन्होंने एक बुक लिखी है और उस पर उन्होंने अपनी राय दी थी कि कैसे महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है। लेकिन इनके महिला सशक्तिकरण के विचार बाकियों से अलग थे। इन्होंने ये कहा था कि महिलाओं की पुरुषों से बराबरी नहीं करनी चाहिए। उनकी जो अपनी यूनिकनेस है, उनकी फेमिनिस्ट फिलॉसफी की ये खासियत थी कि उनकी अप्रोच जी थी वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखती थी और फिलोसॉफिकल मेथड को अप्लाई करते हुए, यानी कि जो महिलाएं जो उनकी अपनी यूनिकनेस है उससे वो कैसे आगे बढ़े। तो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट पर ये क्वेश्चन था। दूसरा, विल किमलिका। विल किमलिका आप जानते हैं कैनेडियन एक चिंतक हैं, फिलोसोफर हैं और मनुष्य और मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में और जानवरों के बारे में इनके विचार जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। विल किमलिका ये आप जो है नोट करेंगे। विल किमलिका ये एक नया नाम निकल करके आया है सिलेबस में। तो वैसे विल किमलिका का नाम जो है वो ज्यादा देखने में नहीं मिलता है, लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछा गया। एक चीज मैं और आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि बहुत ही एनटीए इस बार जो है वो अपने सिलेबस पर रिजिड रहा है। कई पोर्टल आपको बताएंगे कि बाहर का क्वेश्चन था, लेकिन लगभग सारे क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से ही। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था वो आया था रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पहली बार बात हुई थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि इन्वायरमेंट का जो इन्वायरमेंटलिज्म है या इकोलॉजिज्म है वो भी राजनीतिक चिंतन का, पॉलिटिकल थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इन्वायरमेंट से करीब करीब 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। रियो अर्थ समिट के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आया था 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसके बाद आपका पॉलिटिकल थ्योरी से अगला क्वेश्चन था पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म आप जानते हैं 20वीं सदी की बिल्कुल नई परिकल्पना है, यानी मॉडर्निज्म जो 17वीं और 18वीं 19वीं शताब्दी में आया था। और अब पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो भी कुछ मॉडर्न है, जिसमें कि लिबरलिज्म आ जाता है, मल्टीकल्चरलिज्म आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन आ जाता है, वो ठीक ही हो। पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा आइडिया है जो ये कहता है कि रियलिटी, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो समझ रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो वैसी हो, या फिर जो एक इंडिविजुअल समझ रहा है जरूरी नहीं है कि वो भी वैसी हो। पोस्ट मॉडर्निस्ट के अनुसार रियलिटीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। रियलिटी बदलती रहती है और हमें एक दूसरे के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल का उसमें एक अलग योगदान है। तो ये भी इकोनॉमिक थ्योरी का क्वेश्चन था। टेस्ट प्रेप पर जो क्वेश्चन पड़े हैं उसमें आप इसको देख सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो भी पॉलिटिकल थ्योरी से था और वो था फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग जो कि आप जानते हैं बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर हैं और वो ये कहते हैं, बेसिकली वो मैनेजमेंट के थिंकर हैं फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, और इनका कहना है कि एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के जो है वो 2 पैमाने होते हैं, एक तो हाइजीन और एक मोटिवेशन। हाइजीन जो है वो सफाई से संबंधित नहीं है, यहाँ पर हाइजीन का मतलब है सैलरी, सुपरविजन, ठीक है ना, इस तरीके की जो मटेरियल चीजें हैं। ठीक है, और मोटिवेशन एक तरीके का काम करता है उनको रिकॉग्निशन देना या फिर उनकी अचीवमेंट को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ा चढ़ा करके दिखाती है। तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग ने इस तरीके से मैनेजमेंट के फील्ड में काम किया है। मैनेजमेंट से भी काफी क्वेश्चन थे, चाहे वो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग हो, क्रिश्चियन बर्नार्ड हो, कपलान हो, काफी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले थे। तो फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग, जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने भी एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के बारे में थ्योरी दी है। ठीक है, तो आप इसको नोट रखेंगे, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। और 2 उन्होंने डायमेंशन दी है, हाइजीन, और हाइजीन से संबंधित यहाँ सफाई से नहीं है, हाइजीन का मतलब है उनका सैलरी जो मटेरियल गेन है, और दूसरा है मोटिवेशन, यानी कि जो उनका क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है, उनके जो अचीवमेंट है उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको रिवॉर्ड्स देना, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था वो था सिविल सेवा परीक्षा के लिए बनाई गई मुख्य कमेटियां और उनकी रिकमेंडेशन। तो आप चाहें तो सिविल सेवा जो यूपीएससी हो उसकी वेबसाइट से भी देख सकते हैं। पीसी होटा कमेटी,
पीसी होटा कमेटी ने इस विषय में बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। 2004 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। अगला आपका क्वेश्चन था हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ये किसके जो है वो कार्यकाल में बनी थी? तो पहले मैं आपको बता दूं 1943 में ये कमेटी बनाई गई थी, 1943 से, और 1946 में उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। और सर जोसेफ भोर, क्वेश्चन जो था वो ये था कि इसके हेड कौन थे इस कमेटी के? तो आंसर है सर जोसेफ भोर के इस नाम से भी इस कमेटी को नाम जाना जाता था, भोर कमेटी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था वो महात्मा गांधी द्वारा किए गए आंदोलनों के संबंध में था। जैसे कि 1917 में चंपारण आंदोलन आया, उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा चला, उसके बाद भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन आया 1932 में, और उसके बाद असहयोग आंदोलन 1942 में। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था गांधी जी द्वारा किए गए आंदोलनों का। ये क्वेश्चन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, और इस बार भी करीब 2 क्वेश्चन इस तरीके के पूछे गए थे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पूछे गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था हु डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज अ टाइप ऑफ सोसाइटी वेयर एलिट आर रिक्रूटेड फ्रॉम डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा। इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता है। क्वेश्चन ये था कि ये किसने, ये जो लाइन है ये लाइन किसने कही है? इसका सही आंसर मैंने काफी सर्च करी, खोजने की नहीं मिल पाया। फिलहाल ये क्वेश्चन था, आप भी चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, और उन्होंने जो है लेकिन मैनेजमेंट के बारे में भी काफी काम किया है, और उस बारे में उन्होंने काफी चीजें दी हैं। और ये एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल था जो कि पीस के लिए था, और लोगों के विचार कैसे कैसे बदलते हैं पीस नेगोशिएशन के बारे में वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये उनका बेसिकली एक बहुत ही मशहूर स्पीच था, ठीक है, जो उन्होंने बेसिकली जर्मन गवर्नमेंट को दिया था, और उसमें 14 पॉइंट जो है वो उन्होंने प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो इसको भी आपको पढ़ना है। ये अभी टीजीटी पीजीटी का जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश सरकार का हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईडी यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनके काम क्या क्या है? ठीक है, तो मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी का बेसिकली काम है पुअर कंट्रीज को सहायता देना। आईएमएफ का काम है विकासशील देशों को यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको सहायता देना। आईडी इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी काम करती है विकास के कार्यों के लिए, और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो बेसिकली काम करती है दुनिया के बड़े देश हैं उनको सहायता देने के लिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बेसिकली ये काम करती है। तो इसका जो है वो पूछा गया था आपसे, इनके काम क्या क्या है, ये मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था माउंटबेटन प्लान की। ये हिंदी की वजह से यहां पर थोड़ा सा जो है ये फॉन्ट आपको गलत दिख रहा है। क्वेश्चन ये था कि माउंटबेटन प्लान कब हुआ था, और माउंटबेटन प्लान जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी वहां पर कब पास हुआ था। ठीक है, तो जुलाई के महीने में ये वहां पर पास हो गया था, मेरे ख्याल में 13 जुलाई 1947 को, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आजाद कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था गांधी के स्वदेशी विचारों पर मुख्य रूप से किसका किसका प्रभाव है, मतलब गांधी के जो विचार हैं वो बेसिकली कहां से निकल करके आए हैं। तो इसमें भी कई ऑप्शन थे, तो यहां पर ऑप्शन था अनटू द लास्ट जो बुक है जॉन रस्किन की, उसका उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। भारतीय जो एंशिएंट लिटरेचर है उस पर उसका बहुत प्रभाव है, और जैन लिटरेचर का भी बहुत ज्यादा प्रभाव गांधी पर रहा था, और यहीं से बेसिकली इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी वो निकल करके आई थी। जुलाई 18 1947 में माउंटबेटन प्लान आया था, याद रखेंगे आप। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में 18 जुलाई 1947 को पास हो गया था। बहुत ही अट्रैक्टिव क्वेश्चंस भी थे, अभी आगे मैं दिखाऊंगा, आपको लगेगा कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो है वो आए थे। अगला था पॉजिटिव लिबरलिस्ट। आप जानते हैं कि लिबरलिज्म के 2 एस्पेक्ट होते हैं, मैंने इसमें लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। पॉजिटिव लिबरलिज्म और नेगेटिव लिबरलिज्म दोनों के तरीके, दोनों के मायने इससे लेकर के क्वेश्चन आया था। मेरा जो पुराना लेक्चर है उसमें भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के मुख्य आधार जो हैं वो क्या क्या हैं। तो आप सभी जानते हैं नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी भारत ने जो है वो बनाई है। ठीक है,
इसके अलावा मिनिमम डेटरेंस की जो है उन्होंने पॉलिसी बनाई है। एक बहुत इसका महत्वपूर्ण बिंदु, आप चाहे तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, काफी पुरानी प्रेस रिलीज आपको मिलेगी 2003 के आसपास की, वहां पर ये डिटेल दिया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का वो डिटेल है। नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी अगर कोई ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, अगर भारत का उससे युद्ध हो जाता है तो भारत उसके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं करेगा। तो नो फर्स्ट यूज आप जानते हैं। क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस मैंने आपको बताया। नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर रिटेलियरी अटैक्स कैन ओनली बी ऑथोराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप। ये चीज भी आप याद रखेंगे, ये भी हमारी पॉलिसी का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण भाग है कि आर्मी का जनरल अगर चाहे तो न्यूक्लियर अटैक को आदेश नहीं दे सकता, सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप ही या न्यूक्लियर उसका आदेश दे सकती है थ्रू दी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ठीक है, ये आपको चीजें कुछ ना कुछ जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। और भारत इस बारे में भी प्रयास करेगा कि दुनिया न्यूक्लियर फ्री हो। ये कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदु है भारत की न्यूक्लियर सिद्धांत के, तो उसको आपको याद रखना, जैसा मैंने आपको बताया प्रेस इंफॉर्मेशन की रिलीज पे आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन था 74वें संविधान संशोधन से लेकर के। इसका बेसिकली क्वेश्चन ये था कि 74वें संविधान संशोधन में जो नगर पालिकाओं में सेल्फ गवर्नेंस को लेकर के है, जो थर्ड टियर है हमारी डेमोक्रेसी का, उसमें किसको किसको आरक्षण दिया गया है। SC ST, OBC, वुमेन, और चुनाव जो है वो पार्षद के आधार पर होगा। तो उसमें से सारे ही सही थे, केवल OBC को उसमें आरक्षण जो है वो नहीं दिया गया। SC ST वुमेन को है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था भारत में आजादी के बाद राज्यों का निर्माण में, तो इसमें हरियाणा जो है वो आपको दिया गया था, हरियाणा दिया गया था। ठीक है, और झारखंड इसमें ऑप्शन था, उत्तराखंड इसमें ऑप्शन था। तो मैं आपको बता दूं उत्तराखंड जो है वो झारखंड से पहले बना है, सबसे पहले हरियाणा है, और बीच में ऑप्शन में था तेलंगाना। तो जैसा कि आप जानते हैं तेलंगाना बना है 2014 में। हरियाणा जो मैं आपको आजकल NCERT का पढ़ा रहा हूं उसमें आप देख सकते हैं कि हरियाणा का जो है वो 1970 के आसपास बना था। उत्तराखंड 2000 में ही बना था, लेकिन 3 महीने पहले जो है वो झारखंड से बना था। ये शायद अप्रैल के महीने में बना है और ये मेरे ख्याल में जुलाई के महीने में बना है, आप चेक कर लीजिए, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो इनका यही है। तेलंगाना आता है सबसे बाद में। अगला क्वेश्चन था काला पानी डिस्प्यूट किस देश के साथ हुआ है। तो पिछले साल के जो है कोरोना के टाइम पे आपने देखा था नेपाल के साथ काला पानी डिस्प्यूट जो है वो इंडिया का देखने को मिला था। नेपाल, जहां पर हरियाणा इस जगह पर उत्तराखंड में, जहां पर ये आपका अगर हम नेपाल मान करके चले और ये इंडिया, तो यहां पर ये काला पानी जगह पड़ती है जहां पर कि ये भारत और नेपाल का विवाद था। अगला क्वेश्चन था इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। ये लाइन किसने कही है? तो मेरा अगर आप पुराना लेक्चर देखेंगे, मैंने पीछे लिंक भी दे दिया है, वी.आई. लेनिन ने ये बात कही थी कि इंपीरियलिज्म जो है वो बेसिकली कैपिटलिज्म की ही हाईएस्ट स्टेज है। अगला क्वेश्चन था इमाइल जो है वो किसकी बुक है? इमाइल बुक जो है वो किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को ज्यादातर पता होगा, रज़ौ, या फिर हिंदी में कहें तो रूसो, जीन जैक्स रूसो, जो कि एक फ्रेंच राइटर थे, फ्रेंच फिलोसोफर थे, उन्होंने इस बुक को लिखा था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और इस तरीके का क्वेश्चन शायद अभी तक किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिला है कि 13th 5 ईयर प्लान जो बेसिकली 2017 से 2022 तक चलना था, उस 13th 5 ईयर प्लान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। क्योंकि 2015 में नीति आयोग पे भी क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग कब बना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा गया था। तो क्योंकि नीति आयोग आ गया था अस्तित्व में 2015 में ही, मेरे ख्याल में जुलाई 15 में, तो ये जो 13वां पंचवर्षीय प्लान है, जो प्लान्ड वे ऑफ इकोनॉमी था, प्लान्ड वे ऑफ इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत ने जो प्लान्ड विजन बनाया वो सोवियत सोसाइटी को देख करके बनाया था, ये भी क्वेश्चन आया था। कई क्वेश्चन ऐसे थे जो एक दूसरे से लिंक्ड थे, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। तो नीति आयोग क्योंकि आ गया था तो 13वां 5 ईयर प्लान नहीं बनाया, लेकिन क्वेश्चन जो एनटीए ने पूछा था वो ये था कि 13वें पंचवर्षीय योजना के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे। तो कई ऑब्जेक्टिव थे, उनमें से एक था कि डेवलपमेंट में इनोवेशन को जो है वो लाने का प्रयास था, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास था। बेसिकली जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग नीति आयोग करता, जो 5 ईयर प्लानिंग होती थी, उसी को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में नीति आयोग ने फिर उसको और नए तरीके से आगे बढ़ाया।
अगला क्वेश्चन था विवेकानंद के सामाजिक राष्ट्रवाद से संबंधित विचार। तो मेरा लेक्चर है इस बारे में, आप उसमें भी देख सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि विवेकानंद ने कहा था कि राष्ट्रवाद को सामाजिक स्तर तक लाना है, यानी राष्ट्रवाद एक सामाजिक चेतना बन जाए, इस तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन था प्रशासनिक सुधार जो भारत में हुए उनका कालक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो उसमें भी कई चीजें थी, संथानम कमेटी थी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो 1966 में आया था, सेकंड कमीशन जो 2006 में आया था, उसकी रिकमेंडेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इससे लेकर के कोशिशें जो है वो की गई। पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर्स के बारे में भी क्वेश्चन था। पोस्ट मॉडर्निज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी पिछली साल ही जो है वो जोड़ा गया है नेट के सिलेबस में। तो पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर्स पे भी मेरा जो है वो चैप्टर है। इसके जो मशहूर जो हम कह सकते हैं थिंकर्स हैं वो है जीन बॉड्रिलार्ड, गिल्स डिल्यूज, जैक्स डेरिजा, माइकल फोकॉल्ट, पियरे फेलिक्स गुटारी, फ्रेडरिक जेमसन, रिचर्ड रॉल्टी। इस तरीके के जो थिंकर हैं वो बेसिकली पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है। जो सिलेबस में है वो केवल पोस्ट मॉडर्निज्म है, लेकिन इसमें उनके थिंकर्स के नाम पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था द्वितीय प्रशासनिक, दो क्वेश्चन जो है सेकंड एआरसी यानी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन पे आए थे, और एक क्वेश्चन था लोकवाणी कार्यक्रम जो कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्टार्ट किया गया था। ये भी बेसिकली ग्रीवांस रिड्रेसल का एक सिस्टम था, तो वहां से जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन था द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं के कालक्रम के बारे में। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध के और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जो घटनाएं हुई थी, जैसे वर्साइली की संधि हुई थी, ठीक है, आपका पीस लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी, तो इनके भी कालक्रम से क्वेश्चन थे। तो ये चीजें भी जो है वो आपको आगे आने वाले एग्जाम के हिसाब से तैयारी करते हुए रखनी है। तो बहुत ही ब्रॉड तरीके से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर जो आया था, और आप ये नहीं कह सकते कि वो एक ही किसी दिशा में जो है वो पेपर जा रहा था। मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था, स्टालिन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वहां पर थे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। इसमें भी स्टालिन जो है वो आपके ऑप्शन में दिए गए थे, लेकिन ये लाइन ऐसा ही लग रहा है पढ़ने में कि क्योंकि स्टालिन एग्रेसिव नेता थे सोवियत यूनियन के, कि ये लाइन स्टालिन नहीं कही होगी, लेकिन इसका सही आंसर है माओ जेडोंग जो कि चाइनीज लीडर थे, उन्होंने ये बात कही थी, पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ अ गन। अगला क्वेश्चन था सिस्टम्स थ्योरी के बारे में। सिस्टम्स थ्योरी जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सिस्टम्स थ्योरी की मुख्य विशेषताएं क्या है, और बेसिकली सिस्टम्स थ्योरी जो है वो दोनों तरफ आती है, मैनेजमेंट में भी आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो क्रक्स है वो एक ही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जयप्रकाश नारायण के टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में। ये इसी साल जोड़े गए हैं, जेपी को सिलेबस में पिछले साल ही नया टॉपिक जोड़ा है, और मैंने जो नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, चाहे तो टेस्ट प्रेप पर भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी आपको जो है वो जयप्रकाश नारायण का टोटल रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, और वहां से आप इसको देख सकते हैं कि क्या है। ये लिंक भी मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, टेस्ट प्रेप जो हमारा चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। दूसरा जो पूछा गया था क्वेश्चन इसी तरीके का दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। दीनदयाल उपाध्याय का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है, एकात्म मानववाद का, उसके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो निकल करके एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन प्लान की मुख्य विशेषता, यानी कैबिनेट मिशन प्लान किस किस काम के लिए आया था। तो ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ पावर को देखने के लिए आया था कैबिनेट मिशन प्लान। दूसरा आया था जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो हम कह सकते हैं एक एग्रेसिव नेचर जो हो रहा था, उस नेचर को थोड़ा सा कम करने के लिए, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए भी कैबिनेट मिशन प्लान आया था। अगला क्वेश्चन था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, और 1954 में ये स्थापना हुई थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको आप चेक करेंगे। एक क्वेश्चन आया था जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिटिकल थिंकिंग थी वो भी काफी क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है, जो टेस्ट प्रेप पे हमारा जवाहरलाल नेहरू के बारे में लेक्चर पड़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एक मॉडरेट थिंकर थे, पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म से वो दूर रहना चाहते थे, और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से भी, और यहीं से वो क्वेश्चन जो है उठकर आया था। अगला क्वेश्चन था आपका जो इंडिया की अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें से ये पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन सी स्टेट का
लोकसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन है? तो ऑप्शंस जो दिए गए थे उन ऑप्शंस में था अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और दो जो सीटें थी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, गोवा और त्रिपुरा। ये सही आंसर था। इन सभी की दो सीटें जो है वो आपकी थी। इसके अलावा एक और स्टेट आपकी मेघालय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे वहां से पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के अनुसार ही काम करना है, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 74(1) में। ऑप्शन में 73, 75 इस तरीके से दिए हुए थे। आर्टिकल 74(1) में यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अनुसार ही काम करेंगे। यह आपका मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था। अब्राहम मोस्लो ने मोटिवेशन की थ्योरी दी है, चेस्टर बर्नार्ड ने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पे काम किया। क्रिश्चियन बर्नार्ड के बारे में भी क्वेश्चन आया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड जिन्होंने की दुनिया का पहला प्रत्यारोपण किया था हृदय का। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर जो फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव के लेखक हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन था। फिड्यूशियरी ट्रस्ट से लेकर के क्वेश्चन था। फिड्यूशियरी ट्रस्ट आप जानते हैं कि फिड्यूशियरी ट्रस्ट में जो बड़े लोग हैं उन पर भरोसा करके एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। फिड्यूशियरी ट्रस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि सिलेबस में इससे रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आया। कन्फ्यूशियस द्वारा लिखी हुई किताबों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही अलग सा एक टॉपिक पूछ लिया था कि कन्फ्यूशियस ने जो बुक्स लिखी थी वो कौन कौन सी थी और क्या उनके नाम थे, नाम से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो कन्फ्यूशियस की बुक्स का क्वेश्चन ये अलग सा क्वेश्चन था। उन्होंने एनिमल्स के बारे में, नेचर के बारे में जो है वो काफी चीजें लिखी हैं। तो इसको आप जरूर एक बार चेक करेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा कि इसका जो लेक्चर है वो कोई ना कोई लिया जाए। ठीक है, लुन वी, इस तरीके से उन्होंने चाइनीज में ये बुक्स लिखी। अगला क्वेश्चन था, ये जो इवेंट है लाहौर बस सर्विस, लुक ईस्ट पॉलिसी, गुजराल डॉक्ट्राइन और पोखरण 2, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो लगाना था। तो ऑब्वियसली लुक ईस्ट पॉलिसी जो है पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे आई थी 1992 में। तो यहां पर जो है इसका आंसर था 1992। ठीक है, फिर गुजराल डॉक्ट्राइन तो 1997 और 98 में इंद्र कुमार गुजराल जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे तो सेकंड नंबर पे ये आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे हुआ था पोखरण 2, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनते ही उन्होंने पोखरण 2 किया था। और उसके बाद जो है लाहौर बस सर्विस स्टार्ट हुई थी, प्रेसिडेंट मुशर्रफ पाकिस्तान के आए थे उसके बाद। ठीक है, तो ये इनका इवेंट था। लुक ईस्ट पॉलिसी नंबर 2 पे, गुजराल डॉक्ट्राइन नंबर 2 पे, लुक ईस्ट पॉलिसी नंबर 1, गुजराल डॉक्ट्राइन नंबर 2, पोखरण 2 नंबर 3 एंड लाहौर बस सर्विस नंबर 4। अगला क्वेश्चन था बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। जैसे सियाचिन ग्लेशियर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके साथ है, सर क्रीक का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑब्वियसली आपका जो है वो गुजरात बॉर्डर पर सर क्रीक पड़ती है, तो वो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, काला पानी 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरी बार में था तो 20 का आंसर नेपाली था। और दहाग्राम, तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी हमारा जो है वो पाकिस्तान के साथ ही इंडिया का चल, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। बुक्स ऑफ प्लेटो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी प्लेटो ने जो किताबें लिखी हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगानी थी। यहां पे मैंने स्नैपशॉट लिया है। फर्स्ट पीरियड ऑफ प्लेटो की जो लिटरेरी जर्नी का था उसमें जो इन्होंने बुक लिखी थी, लैशेस, प्रोटागोरस, अपॉलॉजी, कार्माइट्स, हिपास माइनर, स्रिटो, इथोफिरो, आयोन, गॉर्जियास, लिसिस और हिपियास मेजर, ये पहली किताबें जो है वो इन्होंने लिखी थी। इनमें से कोई भी ज्यादा मशहूर नहीं है अपॉलॉजी के अलावा। ठीक है, सेकेंड जर्नी में इन्होंने जो बुकें लिखी थी वो थी आपकी मेनो, सिंपोजियम, फेडरस, क्रैटुलस, फाइडो, पार्मेनिडस, इथुडिमिस, रिपब्लिक, ये बहुत ही मशहूर बुक है। ठीक है, सेकेंड जर्नी में रही थी। तीसरी जर्नी में फिर आई थी फिलेबस, क्रिटास, लेटर 7, टाइमियस और द लॉस। द लॉस जो है वो इनकी आखिरी बुक लगभग मानी जाती। तो ये आपसे क्वेश्चन वहां पर पूछा गया। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। फेजेस ऑफ लिबरलिज्म का भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यानी लिबरलिज्म में जो पार्ट है, चाहे वो इंडिविजुअलिज्म हो चाहे कलेक्टिविज्म हो, इस तरीके से कैसे कैसे विकास हुआ है, ये मैंने नीचे लिंक दिया है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, इस लेक्चर से आप देख सकते हैं। मार्क्सिज्म एज अ टोटलिटेरियन डॉक्ट्राइन, कार्ल
पॉपर के ये जो है वो लाइन थी, कार्ल पॉपर, और उन्होंने इस बात को कहा था। तो आप देख सकते हैं जॉन रॉल्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। जॉन रॉल्स जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिकन थिंकर हैं और काफी जो है उन्होंने काम किया है, लिबरल ट्रेडिशन के ही ये थिंकर हैं, लिबरलिज्म को ही ये आगे बढ़ाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट इन इंडिया, इस पर भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए, उनके सही आंसर बताए। कुछ एक या दो क्वेश्चंस के आंसर जो है कंफ्यूजिंग है थोड़े, आप उसको चेक कर सकते हैं। और ये कुछ लिंक जो है वो मैंने आपको दिए हैं पिछले लेक्चर्स के, आने वाले एग्जाम में ये आपके काम आ सकता है। तो आप जरूर इस लेक्चर के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। एग्जाम रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए।